हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वड़कम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे मित्रों। बात यह है कि घटना चक्र का ये पार्ट 6 है जो है, और गवर्नर जनरल का जो भाग चल रहा था उसका पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट है ये। पर अभी क्या है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि घटना चक्र में प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो और हमें जो है वो 4 से 5 महीने में सभी विषयों के घटना चक्र खत्म कराने होंगे, इसलिए हम थोड़ी स्पीड में आज से चलते हैं। आज तो प्रश्नों की संख्या 25 से 26 होगी, पर कल से हम आपको कम से कम 50 से 60 प्रश्न को रोज कराएंगे, जिससे जो है वो हमारा घटना चक्र जल्द से जल्द खत्म हो सके। और जो भी रही कोडिंग की बात है वो बाकी सारे फैक्ट्स की और एनालिटिकल पॉइंट की बात होगी, तो वो हम आपको अपनी हिस्ट्री के क्लास में बताएंगे। मैं जल्दी आपके लिए हिस्ट्री की क्लास भी लेकर आऊँगी, तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ों को बताती रहूँगी। यहाँ हमारा मुख्य जो है वो मोटिव है कि हम प्रश्नों की प्रकृति को समझे, जो कि यूपी पीसीएस या फिर अन्य जो भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी पूछते हैं, उसके साथ ही साथ जो है हम उसके कुछ उत्तर को जो है वो हम रट लें। यहाँ सीधा सीधा हमारा यही कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे हम उसको भी अपनी क्लासेस को भी अगर ज़्यादा विस्तार से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और फिर एक मॉडर्न हिस्ट्री हम जो है वो 3-4 महीने लग जाएंगे ख़त्म करने में। तो इसलिए ये मेरी बाध्यता है कि मैं 4-5 महीने में हिस्ट्री ख़त्म कराऊँ, और सभी घटना चक्र ख़त्म कराऊँ। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उससे क्या होगा कि हम प्रश्नों को बहुत छाट कर घटना चक्र से रखेंगे। एक ही प्रकृति के प्रश्न अगर बार बार एक ही टॉपिक से पूछे जा रहे हैं तो उनको बिल्कुल छाट दिया जाएगा, और कंसाइज करके जो है ना, मुश्किल से जो है वो आगे जो है वो 20 से 25 या 30 जो है वो वीडियोज़ के अंतर्गत जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि जो है किसी भी पार्ट को ज़्यादा ना खींचा जा सके। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा और अपने आंसर दीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो फटाफट लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डफरिन के समय बताया था कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये वाला सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड लिटन प्रथम अफगान युद्ध बताइए, लॉर्ड लिटन के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था? नहीं, लॉर्ड लिटन के समय नहीं हुआ था। आंग्ल अफगान युद्ध अगर आपको याद करना है तो अ से अफगान होता है और अ से ही ऑकलैंड है। ठीक है, तो आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो ऑकलैंड के समय हुआ था, इसे याद रखिएगा। तो ये वाला जो है वो ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के समय आंग्ल अफगान युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय बस थोड़ा सा बता दें कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसके समय लाया गया था, जो कि भारतीय जो भाषा में जो पत्र हैं उनको जो है वो बंद कर दिया गया था, उन पे जो है रोक लगा दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके समय की घटना है, इसीलिए लॉर्ड लिटन के समय का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जरूर याद रखिएगा। ठीक, बाकी सभी जो है वो आपको पता है कि अवध का विलय जो है वो 1856 में कुशासन के आधार पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति, कौन जो है वो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ था? तो आप इसका आंसर, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड मेयो है और लॉर्ड लॉरेंस है। जॉन लॉरेंस जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़े हुए थे। ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति को पॉलिसी ऑफ मेस्टेरली इनएक्टिविटी भी कहते हैं। इससे क्या है, इसमें क्या होता है कि अफगान के विरुद्ध जो है वो निष्क्रिय, मतलब कोई जो है वो नीति नहीं थी, निष्क्रियता थी। वहाँ से कोई भी लड़ाई झगड़ा, किसी तरह का कुछ भी जो है वो बवाल नहीं इन्होंने किया था। इन्होंने मतलब एकदम पैसिव थे वहाँ के प्रति, ठीक है, एक्टिव नहीं थे। तो इसलिए चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति इसको कहते हैं। मास्टरली इनएक्टिविटी भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। भारत में अंग्रेजों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के काल में और लॉर्ड रिपन के काल में। तो लॉर्ड मेयो के काल में जो है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जो है जनगणना हुई थी, परंतु प्रथम दशकीय जनगणना या फिर कह सकते कि नियमित जनगणना जो है वो नियमित जनगणना जो है वो 1881 में रिपन के समय से शुरू हुई थी। तब से जो है वो हर 10 वर्ष पे जो है वो जनगणना हो रही है। और बस इस बार जो है वो कोविड की वजह से जो है वो जनगणना जो है वो अभी डिले हो गई है, जिसका काम अभी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है की तरफ बढ़ते कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? तो अंडमान निकोबार के भ्रमण के समय जो है वो लॉर्ड मेयो की हत्या, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। और लॉर्ड मेयो ही एक ऐसे जो है वायसराय थे जिनकी हत्या जो है वो उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। हाँ, केवल एकमात्र ऐसे वायसराय हैं जिनकी हत्या जो उनके कार्यकाल में हो गई थी। उस समय जो है वो भारत के वायसराय थे। ठीक है, इस बात को नोटिस कर लेना। ये प्रश्न में पूछा गया था, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं की क्योंकि मैं यहीं पे इसका आंसर इसको आपको बता दे रही हूँ कि लॉर्ड मेयो के बारे में 2 बातें याद रखिए कि 3 बातें याद रख सकते हैं कि आप जो लॉर्ड मेयो के समय जो है जनगणना शुरू हुई थी और प्रथम जनगणना शुरू हुई थी। लॉर्ड मेयो का जो है वो मृत्यु जो है वो अंडमान निकोबार में हुई थी। एक अपराधी एक जो है वो वहाँ पे कैदी थे उसके द्वारा कर दी गई थी। फिर तीसरी बात यह है कि हत्या में उनके पहला ऐसा गवर्नर जनरल वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के समय कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी अग्र फॉरवर्ड की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? देखिए, पहले आपने पैसिव इंटरेक्शन पढ़ा था, मतलब जो है वो निष्क्रिय, अफगानिस्तान के प्रति निष्क्रियता की नीति सर जॉन लॉरेंस ने अपनाई थी। परंतु अफगानिस्तान के प्रति जो है जोश भरी अग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? ठीक है, आपका ऑप्शन है मिंटो, डफरिन, एल्गिन और लिटन। तो इसमें जो है वो लॉर्ड लिटन थोड़े से जो है वो क्रूर टाइप के जो है वो थोड़े टफ थे। हाँ, भारत के प्रति उन्होंने बहुत कड़े डिसीजन लिए उनके कार्यकाल में, तो अपने कार्यकाल में। और सबसे जो उदार हमारे वायसराय थे वो रिपन थे। उनके काल में स्थानीय स्वशासन और बाकी सारी चीज़ें भी हुई थी, तो इनको ये काफ़ी उदार माना जाता है। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे दीर्घ समय तक था? तो लॉर्ड कर्जन हो गया, लॉर्ड डफरिन हो गया, लॉर्ड हार्डिंग हो गया, लॉर्ड मेयो हो गया। ठीक है, तो हमको ऐसा देखने के लिए सबसे पहले सबका कार्यकाल देखना होगा। तो लॉर्ड जो कर्जन था, कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेके 1905 बंगाल की विभाजन की घोषणा के समय तक था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो है वो 1884 से लेकर 1888 तक था। और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल जो है ये अपने इसके समय हुआ था जब दिल्ली दरबार तृतीय दिल्ली दरबार के समय था। ठीक है, 1910 से लेके 1916। ठीक है, और लॉर्ड मेयो का आपको कार्यकाल याद रखना है कि 1869 से लेके 1872 तक था। ठीक है, तो 1869 से 72 तक था, तो ये कितने हो गए? ये 4 साल हो गए। 1910 से लेके 1916 तक, तो ये कितने हो गया? 6 साल तक हो गया। 1884 से लेकर 88 तक, तो ये 4 साल हो गया। ठीक है, 1884 से लेकर 88 तक 5 साल हो गया यहाँ पे। ठीक है, और 1999 से लेके 1899 से लेके 1905 तक, तो इनका कार्यकाल 7 वर्ष तक का हो गया। ठीक है, तो यही वाला जो लॉर्ड कर्जन जो है वो सबसे लंबे समय तक यहाँ पे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त हो गई थी। किसके काल में? आपको बताना है। स्थानीय स्वशासन, स्वायत्त शासी संस्था मतलब स्थानीय स्वशासन। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, जो आपकी पंचायती राज की बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो किस समय एक्टिव थी, किसके शासन 1882 में एक्टिव हुई थी। उस समय किसका कार्यकाल था? लॉर्ड बार्लो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। लॉर्ड रिपन जो है वो भारत में सबसे उदार जो है वो वायसराय थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनके समय में जो है वो स्थानीय स्वशासन और पहला जो है वो क्या कहते हैं वो मजदूरी एक्ट, फैक्ट्री अधिनियम पहली बार आया था, जिसमें बालकों के लिए जो है वो मजदूरी की आयु को निर्धारित किया गया था। किसकी पदावधि में? महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित कर स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड रिपन आपको पता है, मैंने बताया था कि स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड भी ये है। और उसके बाद जो है वो फैक्ट्री अधिनियम के तहत उन्होंने 1881 में जो है वो फैक्ट्री अधिनियम आया और उन्होंने कहा कि भाई जो लड़कों की 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं
वो जो है फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। और जो 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको केवल जो है वो उनकी कार्य अवधि 9 घंटे होगी। ठीक है, 7 से 12 वर्ष के बच्चे जो है वो उनकी कार्य अवधि जो है वो 9 घंटे होगी। अब तो बच्चे काम ही नहीं कर सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो काम कराना खतरनाक जो रसायन ऐसे उद्योगों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराना जो है वो एक तरीके से मूल अधिकारों का हनन है। हमारा जो है वो इसके खिलाफ जो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं, रिट डाल सकते हैं। तो अब तो ये सीधे अपराध की श्रेणी में आता है। चाइल्ड लेबर अब पहले था उस समय 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम ही नहीं कर सकते। 7 से 12 वर्ष के बच्चे जो है वो केवल 9 घंटे काम कर सकते। उस समय कार्य के घंटे 12-12 होते थे, समझे। तो बहुत ज़्यादा उस समय। अब तो क्या है कि आम आदमी के लिए भी जो है, जो किसी भी एज का ना हो, किसी भी एज का हो, उसके लिए 8 घंटे निर्धारित है कार्य अवधि। ठीक है, ये फैक्ट्री अधिनियम वर्तमान में भी है। फैक्ट्री अधिनियम जो एथिक्स के अंतर्गत आता है, एथिक्स में भी आप ये चीज़ें पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक काम निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से सही प्रश्न जो ऑप्शन है उसको आपको चूज़ करना है। तो फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। क्या ऐसा था? फैक्ट्री अधिनियम 1881 में। और सेकेंड ऑप्शन है NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में एक अग्रगामी थे। ठीक है, तो इसका जो है और केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक ना दो, इसमें केवल ऑप्शन जो है वो 2 सही है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में जो आया था, यह अधिनियम जो है ना, इसमें ऐसे मजदूर मतलब बच्चों के लिए आया था। मैंने ऊपर बताया था कि बच्चे जो जिनकी आयु जो है वो 7 वर्ष से कम हो उनको जो है वो काम के लिए मना किया गया था। और जो उनकी आयु 7 से 12 हो वो केवल 9 घंटे ही काम कर सकते थे। इससे रिलेटेड था। महिलाओं के लिए काम की दशाओं से संबंधित था। ठीक है, इसमें ऐसा कोई अधिनियम नहीं था कि जो है वो कामगारों को नियत मजदूरी से रिलेटेड कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो MN लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, बिल्कुल सही था। अब बाद में ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिए कि भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे या कौन जुड़े थे, तो NM लोखंडे। इसको इस नाम को आप लोग याद रखिएगा, सिंगल क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? कुछ भी सोचना ही नहीं है इसमें, लॉर्ड रिपन मारिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए, अब यहाँ पे मिलान वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए नहीं पे टिक करते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड लॉर्ड लिटन नहीं है भाई, ये पहला वाला ऑप्शन ही गलत है। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि हमने पढ़ा था, बिल्कुल आपको याद रहता है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन था? हैदराबाद था। ठीक है, और बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और राज्य अपहरण की नीति, वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। लॉर्ड डलहौजी काल में जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, जिसमें पहला राज्य कौन था? मैंने बताया था सतारा है। अब मैंने आपको कोडिंग बताई थी, सजय सब उसी नाग पर। और 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया था। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस बिल्कुल इससे रिलेटेड ही थे। ठीक है, कार्नवालिस का शासनकाल आपके लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कब से कब तक रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ यहाँ पे भी आपको मिलान करने के लिए है। नीचे इसका उत्तर जो है ना वो शायद, हाँ ये कट गया है। चलिए हम ऐसे ही मिलान कर लेंगे, हमें किसी भी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही मिलान कर लेते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलाई, ये जो है वो क्लाइव है, इधर बेंटिक है, इधर मेटकॉफ है, इधर कर्जन है, इधर प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाना है, बंगाल विभाजन है, बंगाल में दोहरा द्वैध शासन, मतलब इसको जो है वो आप द्वैध शासन कर लीजिए। बंगाल में द्वैध शासन, अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आपको पता है इन्हीं के समय जो है मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेजी में माध्यम बनाया था। ठीक है, फिर कर्जन जो है वो बंगाल के विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। कर्जन इस बात से जुड़े हुए हैं। मेडकॉफ प्रेस पे लगे प्रतिबंध को मेडकॉफ के काल में हटाया गया था, इसी चलते इनको जल्द से इन्होंने प्रेस पे लगे सारे प्रतिबंध को हटा दिया गया था, इसीलिए मेडकॉफ का कार्यकाल बहुत कम समय तक था। इनको जल्द ही जो है वो बुला लिया गया था ब्रिटेन वापस। ठीक है, और फिर क्लाइव जो है वो बंगाल में द्वैध शासन, मैंने बताया था ना कि क्लाइव के समय जो है वो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, द्वैध शासन की शुरुआत। और फिर मैंने बार बार बताया था कि द्वैध शासन का अंत जो है वो 1772 ईस्वी में किसके काल में हुआ था?
हेस्टिंग्स के, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, ठीक है। बार बार इन चीज़ों को याद करा रहे हैं, अगर आप नहीं याद कर पाएंगे तो ये आपकी गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें जल्दी ख़त्म करना। हमारा टारगेट लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन है। इधर सती प्रथा का निषेध है, स्वायत्त शासन है मतलब स्वशासन है, बंगाल का विभाजन, व्यापकता का सिद्धांत, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी हमारे किस बात से जुड़े हुए थे, चलिए बताइए। सती प्रथा से, नहीं सॉरी, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे सती प्रथा से जुड़े थे। तो और लॉर्ड डलहौजी जो है वो व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, यानी कि लॉर्ड राज्य हड़प की नीति से जुड़े थे। लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय स्वशासन था। कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। एक का डी और दो का ए, एक का डी, दो का ए, तीन का बी, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपको अगर जो है ना ये चीज़ें लग रही है बहुत फास्ट, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि बहुत मैं आगे जल्दी जल्दी बढ़ रही हूँ, तो वो इस वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेगा और समझ लेगा, ठीक है। स्पीड कम कर लेगा, पॉज कर लेगा। वो आपके पास तो कई ऑप्शन है, पर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना है। और मेरा ये टारगेट है कि आर ओ के एग्ज़ाम के पहले आप सभी के सभी विषयों के घटना चक्र खत्म हो जाए। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 2-2 क्लास भी लूँगी, 2-2 सब्जेक्ट के घटना चक्र एक साथ कराऊँगी। और हिंदी के भी घटना चक्र जल्द से जल्द मैं शुरू करवाऊँगी आप लोगों के, मतलब हिंदी के भी जो आए हुए प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व कराना है मुझे। इसके अलावा जो नए प्रश्नों का भी अभ्यास कराना है ना, तो इसलिए जो है वो आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी कराने मेरी मजबूरी है, आप ही के फ़ायदे के लिए ये काम मैं करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या गवर्नर जनरल और घटना दी गई, घटनाक्रम है और उसको सम्मिलित करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए अब क्या होगा ना कि इस तरह के प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं, एक ही चीज़ें बार बार पूछ रही हैं, तो इसे हम उसे स्किप करते जाएंगे। आप उसे घटना चक्र में करते रहेगा, हम यहाँ पे स्किप कराएंगे क्योंकि वो चीज़ें आप बार बार रट चुके हैं। और तो इससे क्या है कि प्रश्न थोड़े से छट जाएंगे अपने। हाँ, तो चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया था? नहीं आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। तो वॉरेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेजली स्थायी बंदोबस्त। नहीं, स्थायी बंदोबस्त किस किस काल में आई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आई थी। एलन बरो सिंध का विलय, ठीक है। लॉर्ड एलन बरो के समय जो है वो सिंध का विलय हुआ था, या बताइए। और लॉर्ड डलहौजी के समय जो आंग्ल अफगान युद्ध नहीं जो है वो क्या कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी के समय अफगान युद्ध नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, ऑकलैंड के समय हुआ था आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है। तो इसलिए ऑकलैंड आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड एलन बरो के समय जो है वो सिंध पर विलय हुआ था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ है, इसको कट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसको आगे बढ़ते हैं। यही सेम क्वेश्चन है, यही रिपीट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, लॉर्ड बेलेजली के समय, कर्जन के समय और लॉर्ड बेंटिक के समय। तो लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में हुई थी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1901 में की गई थी। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बीजी तिलक ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिएगा। बीजी तिलक ने, जी के गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, एनी बेसेंट ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है वो क्या कहते हैं, कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी कि दोनों ही जो है वो भारत के लिए बहुत क्रूर शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग और एडविन। इनका कालक्रम बताना है। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगी तो मैं इसको रटवा दूँगी आपको, इनके कार्यकाल आप बिल्कुल ईयर के जो इनका वर्ष है ना उसके हिसाब से कितने से कितने वर्ष तक थे उस हिसाब से हो जाएगा। तो अभी क्या है ना कि आप ऐसे याद कर लीजिए कि कर्जन का कार्यकाल जो है वो 1899 से लेके 1905 तक था, ठीक है। कर्जन का कार्यकाल था। फिर क्या कहते हैं, कर्जन के कार्यकाल के बाद अपना हार्डिंग का कार्यकाल आया था
ठीक है। हार्डिंग का कार्यकाल जो है ना वो 1900, ये हार्डिंग का 1910 से लेके 16 तक, अभी ऊपर ही हम पढ़े थे। फिर हार्डिंग के बाद जो है चेम्सफोर्ड के समय जो है ना वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था ना, तो उसी समय जो है इनका कार्यकाल, उसी के समय इनके कार्यकाल को उसी समय से जोड़ रही है। तुरंत जो है वो हार्डिंग के बाद जो है वो, देखिए कर्जन के बाद मिंटो थे, ठीक है, सबसे पहले कर्जन थे, कर्जन के बाद जो है वो मिंटो रहते हैं, फिर मिंटो के बाद तब तुरंत जो है वो हार्डिंग का कार्यकाल आता है, और हार्डिंग के बाद तुरंत चेम्सफोर्ड का आता है, ठीक है। हार्डिंग के बाद तुरंत चेम्सफोर्ड का कार्यकाल आता है, और चेम्सफोर्ड के बाद रीडिंग का आता है, तब इरविन का कार्यकाल आता है, बीच में एक चीज़ स्किप हो जाती है, ठीक है, रीडिंग का आता है, फिर जो है वो इरविन का कार्यकाल आता है, ठीक है, सॉरी, इरविन का। तो यहाँ पे इरविन का कार्यकाल जो है वो 1926 से लेकर 1931 के समय, इन्हीं के समय जो है वो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इरविन के शासनकाल में हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो अभी चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। अपना कर्जन जो है वो 1899 से लेके 1905, तो यही एक पहले होगा, पहले पे एक होगा, और दूसरे पे जो है वो 2 होगा, तीसरे पे वही 1 2 3 4 ही ऑप्शन है। ये फूट डालो राज करो की रणनीति किसकी थी? कर्जन की थी, बिल्कुल सोचना ही नहीं यहाँ पे। इसी के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, भारत को अलग करने की नीति भी जो है वो इसी की थी, ठीक है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मतलब मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने लिखा था? जो है वो एक बार स्टेटमेंट फिर से याद कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड लिटन, डफरिन, कर्जन, मिंटो, और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये बिहार का क्वेश्चन है, तो ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है, लॉर्ड कर्जन ही ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन, बताइए आपको पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में लाया गया था, ठीक है। तो की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? कर्जन ने, डफरिन ने, हार्डिंग ने, मिंटो ने। आपको पता है लॉर्ड मिंटो के समय जो है पृथक निर्वाचक मंडल जो है वो लाया गया था, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। किसे? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले उस समय सचिव थे, मिंटो जो है वो वायसराय थे, ठीक है। और सुधार के नाम पे तो भारत को बर्बाद कर दिया, जिसके जो अंत में जो है वो भारत के विभाजन का कारण भी बना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप भूल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। कर्जन, कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। तो इसमें से जो लॉर्ड रीडिंग है आप याद करेगा, जो रीडिंग मतलब पढ़ना होता है ना, ये वाला, ठीक है। तो रीडिंग जो थे ना, यही क्या थे? यहूदी थे। यहूदी लोग रीड करते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। सॉरी, यहूदी लोग जो है वो रीडिंग कर रहे हैं ना, यहूदी जो है वो रीडिंग करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी से याद रखिएगा कि लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय थे, ठीक। पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कि एकमात्र गवर्नर वायसराय था भारत का जो कि उस समय जो कि कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में भाग लिया था, परंतु वो उस समय बम्बई का जो है वो गवर्नर जनरल था, उस समय भारत का वायसराय नहीं था वो, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ऐसा कौन सा वायसराय है जो कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, एकमात्र है, और उस समय पर वो भारत मतलब बाद में जो वो भारत का वायसराय बना, पर उस समय वो वायसराय नहीं था, ठीक है। ये चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक प्रश्न भी आया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है,
पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प की नीति, डलहौजी के काल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कर्जन और इल्बर्ट बिल रिपन के समय। तो आपको पता है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो कब आया था, 1784 में, ठीक है। और उस समय वॉरेन हेस्टिंग था, 85 तक तो वॉरेन हेस्टिंग का ही कार्यकाल था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको भी पता ही है, सही है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मैंने बताया था लॉर्ड लिटन के समय आया था, जिसने भारतीय भाषाओं में जितनी भी भारतीय भाषाएं थी उसमें पत्रों के छपने पर जो है वो रोक लगा दी थी, पत्र पत्रिकाओं के छपने पर, ठीक है। और इल्बर्ट बिल जो है वो रिपन के समय आया था 1884 में, जिसमें यही था कि जो भारतीयों के मुकदमे हैं वो अब विदेश में नहीं भारत में ही सुने जाएंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट में है, काफ़ी बड़ा है, इसको अच्छे से समझना होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसमें हैं। चलो अब आपको यहाँ पे भी एक मिलान वाला ही प्रश्न है, चूक या हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ठीक है, इसको आप फटाफट मिलाएंगे। डलहौजी बंगाल का विभाजन जो है वो कर्जन से रिलेटेड है। बंगाल में द्वैत शासन, दोहरा शासन जो है वो किससे रिलेटेड है, क्लाइव से रिलेटेड है। समाज सुधार जो है वो सामाजिक सुधार जो लॉर्ड विलियम बेंटिक से जुड़ा हुआ है। तो 1 का 3 आप रख लीजिए, 2 में ऑप्शन है, दूसरे का 1 दोनों में ऑप्शन है, ठीक है। तीसरे का मतलब सी का 4 है या सी का जो है वो 1 है। बंगाल में द्वैध शासन, तो एक में सी का 2 बंगाल, ये क्लाइव सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको मिलान वाला है, प्रश्न काफ़ी बड़ा है, आधा छूट जा रहा है, तो ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं हम थोड़ा सा, 1 मिनट। चलिए देखते हैं। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन है, ठीक है। फिर है भारत में गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। अब इसको जोड़ना है कि किस किस जो है वो काल में हुआ था, ठीक है। तो हाँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा प्रश्न है, पूरा प्रश्न को अच्छे से देखिए। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग ऑफ 1773 किसके काल में है, तो ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किव्स, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, ये ए हो गया। फिर भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। तो बी का 2 है जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल ऑफ मार्किव्स, इससे रिलेटेड है 2 का बी। और सी का जो है वो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, ये जो है वो गिलबर्ट जॉन एलियट मरे की डिमांड्स मिंटो अर्ल है, ये जो है वो सी का जो है वो 4 का जो है वो सी हो जाएगा। और डी गवर्नर जनरल और सम्राट प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डी का जो है वो अर्कीबाल्स पार्सिवल वेवेल बाईकाउंट अर्ल वेवेल। देखिए ये प्रश्न अभी आपको जो है ना समझाने में थोड़ा डिटेल लगेगा, तो अभी तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बता दे रही हूँ, केवल ऑप्शन से आप एक बार याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगी ना तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छे से समझाऊँगी। IAS का प्रश्न है, थोड़ा सा अंदर तक जाके आपको समझना होगा। नेक्स्ट जो है वो निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर
और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन के समय जो है वो भारतीयों को राय बहादुर या खान बहादुर की उपाधियाँ प्रदान की जाने लगी। तो अभी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो मैंने जानबूझकर जल्दी जल्दी थोड़ा सा किया है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने, चीज़ों को केवल आंसर आपको बताते चलूँ, जिससे क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हमें पूरा घटना चक्र ख़त्म करना है, हमें चीज़ें एकदम से याद करनी है, और बाकी जितनी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं अपनी वीडियो क्लासेस में बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है, तब तक के मित्रों धन्यवाद। आप सभी जो है वो अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और लगातार ऊर्जावान तरीके से पढ़ते रहिएगा। आपको किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप हमें टेलीग्राम पे पर्सनली टैग करके मैसेज कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। सभी तरह की समस्याओं का समाधान यहाँ पे आपका किया जाएगा। धन्यवाद।